हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? सही। आइए आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं वो साइक्लोन का टॉपिक रहेगा। ठीक है, साइक्लोन जैसा कि आपने हेडिंग देखा ही हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अभी एक क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी आया था साइक्लोन के संदर्भ में, आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। एक पॉइंट जेटेस टीम का लगा दिया गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जेटेस टीम ओनली अकर्स इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट इट अकर्स इन अ बोथ हेमिस्फीयर। जेटेस टीम में आपके इस बैच में कुछ संकल्पना मैं जेटेस टीम की भी बताने वाला हूँ। पहली बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को आप जानेंगे मेरे साथ में। देन एक क्वेश्चन था कि साइक्लोन किसी किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई होते हैं नहीं होते, इस तरह का एक क्वेश्चन बना दिया गया। और एक था कि आई ऑफ साइक्लोन में टेम्परेचर जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेसर होता है, जबकि वो अधिक होता है। ठीक है, तो सम की जानकारी हम लोग आज करेंगे। आवाज़ आ रही है सभी को राहुल? आइए आज के हेडिंग को आगे लेकर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने हम लोग चक्रवात को देखेंगे, तो चक्रवात में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन और टाइप्स, इनकी चर्चा करेंगे। इसके स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। अबाउट द इम्पैक्ट, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड देन ऑल्सो वी विल लर्न सम पॉइंट ऑफ एंटी साइक्लोन इम्पैक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस स्थान पर चक्रवात देखने को मिलते हैं। ये प्लेसेस भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, जानते हैं चक्रवात के संदर्भ में सारे पॉइंट्स को। क्लियर है? सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो डिफिनीशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि चक्रवात क्या होता है। जन चक्रवात के प्रकार वर्गीकरण देखेंगे, उसकी संरचना, उसका गठन को हम लोग देखेंगे, इंटेंसिफिकेशन को देखेंगे, उसके इम्पैक्ट प्लेसेस को देखेंगे, एंड देन वी विल कम फॉर द एंटी साइक्लोन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम फॉर द डिफिनीशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का डिफिनीशन क्या होगा, इसकी अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए सबसे पहले मैं एक फिगर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ साइक्लोन के। गुड मॉर्निंग, राम प्रसाद मीना जी आ चुके हैं। दिस वन इज 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री का इक्वेटर लाइन है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 5 डिग्री का लाइन है और ये भी 5 डिग्री का लाइन है। साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये पूरा जोन हो जाता है ITCZ। ठीक, और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर आपके सामने में है जो कि हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिखा रहे हैं, और निचले भाग में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दिखा रहे हैं। मतलब कि ये ट्रॉपिकल जोन में अभी बेसिकली हम इसको डिफाइन भी करेंगे साइक्लोन को। साइक्लोन के डिफिनीशन पर जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साइक्लोन क्या होता है। इसके आंतरिक भाग में, साइक्लोन के बिल्कुल आंतरिक भाग में आप अगर देखें तो लो प्रेशर का जोन होता है। यहाँ पर इस भाग में आप देखिए एक लो प्रेशर का जोन आपको देखने को मिलेगा और ऐसी संरचना होगी। ठीक, दोनों ही हेमिस्फीयर में हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक, लो प्रेशर इनर सर्कल में है और हाई प्रेशर इन भागों में देखने को आपको
मिल रहा है। अभी इसके डिफिनेशन भी हम लोग इसी के साथ में करेंगे, पहले समझ लेते हैं साइक्लोन क्या होता है। नामी है चक्रवात। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हवा चलती है, आपकी जानकारी में था कि हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑलवेज, क्योंकि लो प्रेशर में विंड्स हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और यहाँ पर हवा सबसिडेंस होता है, डिसेंट होता है। तो ये आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। ठीक, अब ऐसी स्थिति में हम लोग और क्या देखते हैं कि एक तो 5 डिग्री के एरिया में हर दिन वर्षा हो जाती है, जो ह्यूमिडिटी जो सस्टेन करती है वो उसका रिलीज हो जाता है, जबकि इन भागों में आप देखिए बीच में लो प्रेशर बन गया, बाहरी भागों में हाई प्रेशर बना हुआ और विंड्स चलती है हाई टू लो। बट यहाँ पर जो विंड्स चल रही है वो विंड्स की जो मूवमेंट है वो सर्कुलर वे में मूवमेंट आपके सामने में देखिए, जो विंड्स का मूवमेंट है वो इस प्रकार से सर्कुलर वे में है। और ये भी क्यों है, किस कारण से आखिर ये पवन, किन कारणों से आखिर ये पवन आप देखिए कि सर्कुलर वे में और इस तरह के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलती है, तो वो भी हम लोग यहां पर दिखा के रखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेड विंड्स। यहां पर व्यापारिक पवन चलती है, ये भी आप जान चुके हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। सो आते हैं सबसे पहले चक्रवात के डिफिनीशन पर क्या होता है, इसी फिगर के साथ दिखाता हूं कि चक्रवात हवाओं की एक चक्रीय गति है जिसके केंद्र में निम्न दाब एवं बाहर की ओर बढ़ता हुआ उच्च दाब होता है, जिससे हवाएं बाहरी क्षेत्र से आंतरिक भाग की ओर प्रवाहित होती है। क्या मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चक्रवात हवाओं की एक चक्रीय गति है जिसके केंद्र में निम्न दाब लो प्रेशर दिखाएंगे, जिसके केंद्र में निम्न दाब एवं बाहर की ओर बढ़ता हुआ उच्च दाब होता है, जिससे हवाएं बाहरी क्षेत्रों से आंतरिक भाग की ओर प्रवाहित होती है। ये आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर देखने को मिल रहा है और ये साउथ हेमिस्फीयर देखने को मिला। दोनों हेमिस्फीयर में चीजों को बिल्कुल बेसिक के साथ आपको समझना होता है, जानकारी रखनी होती है। ठीक, चौधरी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। आइए आगे की ओर आपको लेकर चला। डिफिनेशन लिखिए, इंग्लिश में डिफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको कि साइक्लोन इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड्स, साइक्लोन इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड्स which having low pressure at center, which having low pressure at center and increasingly high pressure outwards, and increasingly high pressure outwards. So winds blows from outer area to inner circle. So winds blows from outer area to inner circle. ये हमने अभी सबसे पहले डिफिनेशन से स्टार्ट किया है आज की क्लास को। मोहित, क्लियर है? अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो कुछ क्लासेस है मेरे जो ओल्ड बैच है उसमें भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि उसमें कुछ वीडियोज मिसिंग थे जो कि कुछ दूसरे पार्ट में रहे होंगे, तो वो अपने पास में अब है नहीं, तो इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। लेकिन आपके कोर्स को जो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, मैं सबसे पहले उसको फुलफिल करता हूं। कहीं भी किसी भी जगह अगर मैं क्लास लेता हूं, बिल्कुल टाइम पे अपने कोर्स को अपने हिसाब से कंप्लीट करके रखता हूं। सो देखिए, साइक्लोन का डेफिनेशन हमें आपको दिखवाया। अभी एक पॉइंट यहां पर देखेंगे कि चक्रवात के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं जरा यहां पर। इसी को आप टाइप्स ऑफ साइक्लोन भी कर सकते हैं। फिगर को तेजी से बनाइए, सारे पॉइंट्स को मैं लिखा के रहूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे रह जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आज जो कुछ टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आपने अब तक इससे पहले भी मेरे से पढ़ा है तो विश्वास कीजिएगा कि इस बार आप कुछ एक्स्ट्रा जानने को मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इस बार जो मैं पढ़ाऊंगा 70 to 80 आवर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो काफी बेहतरीन रहेगा आप लोगों के साथ में। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे आइए, इस पर रिटर्न आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले डिफिनेशन लिखाया है। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग चक्रवात की चर्चा करें तो ये चक्रवात है ट्रॉपिकल साइक्लोन, हिंदी इसका हो जाता है उष्ण कटिबंधीय
चक्रवात। ठीक, फर्स्ट। सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जरा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बता सकता है मुझे आप में से कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या? देखिए, एक ट्रॉपिकल हो गया और एक है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, लाइक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या होगा, इसको जरा सा आप बताइए। इसी को मैं आपको हिंदी ये लिख दे रहा हूं, टेम्परेट साइक्लोन। अब आप समझ गए होंगे। इसी का इंग्लिश एक और लिख देता हूं, देखिए कई सारे नाम हैं, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन। ठीक, ये सब इसके साथ और करते हुए आप लगा सकते हैं। देन अगर यहां पर एक पॉइंट और हम लोग देखें तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया से बाहर का होगा। सबसे पहले तो आपको यही जानना है। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी लोगों को? ठीक, अगर आपने फ्रंट का नाम सुना है तो ये फ्रंटल साइक्लोन भी हम लोग लिख कर रख सकते हैं। ठीक, फ्रंटल साइक्लोन। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी लोगों को? इवन मैं एक नाम और आपको अगर बता दूं तो वो रहेगा वेव साइक्लोन। ये टॉपिक जो है इसको मैं अलग से कराऊंगा आपको, जिस दिन हम लोग चर्चा करेंगे फ्रंट की। कुछ चीजें मैं आपको फ्रंट के बारे में बताऊंगा, वाताग्र के बारे में बताऊंगा। तो ये जो टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये हम लोग चर्चा करेंगे वाताग्र के टॉपिक के साथ में। याद रखिएगा, आपको कराया जाएगा। एक तीसरा नाम और मैं आपको लिख दे रहा हूं, वो है टॉर्नेडो। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। सो ये हमने चक्रवात के प्रकार यहां पर दिखाए हैं। सबसे पहले तो आपको इसको राइट डाउन कर लीजिए तेजी से। ये जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये अभी मैं आपको इसके बारे में लिखवाने वाला हूं कि इसका जो निर्माण है, आप देखिए ये कर्क और मकर रेखा के मध्य में ही आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, चीजों को जानते हैं चक्रवात के संदर्भ में क्या और चीजें बनती हैं। सारे पॉइंट को लिख के रखिएगा। राहुल, मोहित, अरे फी तो बिल्कुल ही कम है भाई, अब इससे कम क्या होगा। और टॉर्नेडो तो जापान में आता है। अशोक, देखते हैं कि अभी जापान में आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट आउट यहां पर करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ पॉइंट आउट हम लोग करते हैं और फिर इसको आगे मैं लेकर चलूंगा। पहले इसको राइट डाउन कीजिए तेजी से, तेजी से जरा राइट डाउन कर ले, तो तक मैं आपके कमेंट्स को देख लूं। देन इसके हम लोग स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन की चर्चा यहां पर करने जाएंगे। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। और टॉर्नेडो जापान में आता है, देखते हैं भाई। टॉर्नेडो का फोटो भी मैं निकाल के लाया हूं, आज आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक, आइए, ये फिगर आपका बना हुआ है, मैं इधर का पोर्शन हटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। मैंने जैसा बताया कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। ये शीतोष्ण चक्रवात हिंदी में हो जाएगा और वाताग्रीय चक्रवात हिंदी में आप लिख के रख सकते हैं। शीतोष्ण चक्रवात, वाताग्रीय चक्रवात। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कंसेप्ट को समझिएगा। यह जलीय भाग है। ठीक, जरा सा ध्यान दीजिए। आपकी जानकारी में है कि यह लैंड एरिया है, यह सी या ओशियन का पार्ट है। लैंड एरिया में दिन का तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो नाइट का टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30-35 से राउंड भी वो डिपेंड करता है। जबकि सी के टेम्परेचर की हम लोग बात करें, सी पर टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है दिन में, तो नाइट में टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। महासागर और सागरीय भागों में दिन रात के तापमान का अंतर केवल 1 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी वगैरह में।
तो जब सागर और महासागरीय भाग की हम लोग चर्चा करें तो सागरीय भाग पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, महासागर का जल गर्म हो रहा है और ये गर्म होगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बढ़ने के संदर्भ में क्या होगा कि इस भाग में वायु ऊपर की ओर उठेगी, मॉइस्चर इस भाग में जमा होता हुआ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से यहां पर एक डिप्रेशन का निर्माण होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बन रहा है, एक अवदाब, डिप्रेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या बन रहा है, एक डिप्रेशन बन रहा है। यहां पर एक कांस्टेंट लो प्रेशर का जोन है और हवा ऊपर उठ रही है, मॉइस्चर वहां पर क्या हो रहा है, ठीक, मॉइस्चर वहां पर क्या हो रहा है, तो जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। ये वायु ऊपर की उठेगी, ठंडी होगी, और वहां पर जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा यहां पर गुप्त ऊष्मा रिलीज होती, और वो ऊष्मा जब रिलीज होगी तो और तापमान बढ़ेगा, फिर ये हवा फिर ऊपर उठेगी। ऐसी स्थिति होती है जो कि मैं आपको प्रेसिपिटेशन और क्लाउड्स के पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली कल ही कराने वाला हूं, जुड़े रहिएगा कल भी। आज की क्लास आपको यूट्यूब पे रहेगी, कल वाली क्लास हटा ली जाएगी, ठीक। आज तो बच्चे ने बोला था सर साइक्लोन रहने देना, हमने ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोन जनरेट जस्ट लाइक अ डिप्रेशन। ये एक डिप्रेशन है, एक सतत दशा बनी हुई है लंबे समय तक, और हवा ऊपर की उठ रही है, लो प्रेशर का जोन बना है, मॉइस्चर वहां पे कंटेंट जमा होते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये यहां पर क्यों नहीं बन रहा है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थलीय भाग पर निर्मित होते हैं, आपका सामने आपका जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर की स्थिति हो जाएगी। दिन में बहुत अधिक लो प्रेशर है, शाम में तापमान घट गया, रात में तापमान घट गया, तो ऐसी दशा में कभी भी चक्रवात का निर्माण नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट आपको फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर की हम लोग जो चर्चा करेंगे, चक्रवात का निर्माण एवं उसकी संरचना में आते हैं, और पहला पॉइंट रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओनली ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द सी और ओशियन। लिखेंगे पॉइंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओनली ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ सी और ओशियन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण केवल सागरीय या महासागरीय धरातल पर ही होता है, स्थलीय भाग पर नहीं होगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक। जानेंगे आज बिल्कुल अशोक, ठीक, हिंदी लिख लीजिए इसका। अभी जो बताया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण केवल सागरीय या महासागरीय धरातल पर ही होता है, यह एक अवदाब के रूप में निर्मित होता है, यह भी लिख सकते हैं। इट फॉर्म्स जस्ट लाइक अ डिप्रेशन, ठीक है, छोटा सा भाग हम लोग देखेंगे उसका। दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट ये रहा आपके सामने में, ये ITCZ का जोन है, और चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कोरियोलिस फोर्स आपकी जानकारी में मैंने बताया भी था, कोरियोलिस बल। अब चूंकि आपकी जानकारी में यह भी आगे होगा कि कोरियोलिस बल इस 5 से 5 डिग्री के एरिया में ITCZ और डोल्ड्रम के रीजन में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में चक्रवात की उत्पत्ति डोल्ड्रम या ITCZ के क्षेत्र में नहीं होती है। वन मोर पॉइंट यहां मेंशन कीजिए, चक्रवात की उत्पत्ति ITCZ या डोल्ड्रम के क्षेत्र में नहीं होती है। साइक्लोन cannot originate in the zone of ITCZ or doldrum. साइक्लोन cannot originate in the zone of ITCZ or doldrum. चक्रवात की उत्पत्ति ITCZ या डोल्ड्रम के क्षेत्र में नहीं होती है। और हमारे टेक्निकल टीम की तरफ से लिखा गया हुआ है, अभिनव सर ने लिखा है कि थोड़ा शेयर वर भी किया कीजिए, और बिल्कुल करना चाहिए आप सब लोगों को, अदरवाइज बाकी लोग तक पहुंचेगा ही नहीं कि हाँ कुछ कंटेंट उन्हें यहाँ भी मिल रहा है, मजा लूटना है लूट सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। सो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइक और शेयर करना तो बनता है मेरे हिसाब से, क्यों?
सो ये हमने अभी दिखाया कि आईटी सीजर और डोल्ड्रम के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोरियालिस बल इस भाग में नहीं होता है। जैसे जैसे आप आईटी सीजेड से पोल्स रीजन की ओर जाएंगे, कोरियालिस बल बहुत तेज बढ़ता हुआ चला जाता है, कोरियालिस बल तेजी से बढ़ेगा। ओके, यहां पर एक पॉइंट हम लोग और क्या देखेंगे, वो ये कि द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन इज कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस। एक पॉइंट मैं आपको और यहां पर लिखवा रहा हूं, फॉर्मेशन की चर्चा हमने पहले ही हेडिंग करवाया हुआ है, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, तेजी से समझ में आ रहा है यहां तक। द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड, इस तरह से लिख के रखिएगा, एंड इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन इज कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस, इज कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस। ठीक है, कि चक्रवात का निर्माण एवं उसका गठन की प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है, चक्रवात जनन का हम लोग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए एक पॉइंट यहां पर, पहले इसको लिख लीजिए कि चक्रवात के निर्माण एवं गठन के आधार पर, गठन को इसका चक्रवात जनन हम लोग कहते हैं, सीधा लिख के रख सकते हैं। ठीक है, व्हाट यू थिंक कि व्हाट अबाउट द शेप ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आकृति, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग सब कुछ लिख के रखेंगे, चक्रवात की आकृति क्या लग रहा है, यहां पे सर्कुलर लग रहा है, वो भी पॉइंट दिखाइए। चक्रवात की आकृति कैसी है, तो सर्कुलर आपको दिखाना है, यहां पर शेप दिखा दीजिए, सर्कुलर। इसका जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक। ध्यान रखिएगा कि चक्रवात में स्पाइरलिंग पाया जाता है, स्पाइरल जैसे होता है ना, तो कई स्पाइरलिंग देखने को आपको मिल जाते हैं, ये भी शब्द ध्यान में रखिएगा, घूमी हुई जो भुजाएं होती है। पाथ इसका पैराबोलिक हो जाएगा, पाथ जो होगा इसका पैराबोलिक हो जाएगा। व्हाट अबाउट द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर की अगर हम लोग चर्चा करें तो डायमीटर क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। डायमीटर आप इसके दिखा देंगे कि छोटा छोटा से लेकर 30 किलोमीटर से लेकर ये 300 किलोमीटर तक इसका डायमीटर हम लोग दिखा सकते हैं। अगर स्पीड या वेलोसिटी दिखानी हो, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी दिखानी हो तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर, ठीक है, अराउंड अगर हम लोग देखें, एक एवरेज में अगर देखें तो 180 किलोमीटर पर आवर तक हम लोग ऑन एवरेज दिखा सकते हैं, एवरेज। मगर अगर टॉप स्पीड की बात की जाए, अगर हम लोग टॉप स्पीड की बात करें यहां पर, तो ये मोर देन 240 किलोमीटर पर आवर भी हो जाता है, टॉप स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, टॉप स्पीड की चर्चा अगर करते हैं हम लोग तो। क्लियर है यहां तक पॉइंट सभी लोगों को? हाँ, बिल्कुल सही लिखा है प्रभात ने। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे कि जैसे इस चक्रवात जो है और चक्रवात की जो आप गति देख रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन डिपेंड्स ऑन ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स की दिशा जो होती है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट यहां पर होती है, और इस तरफ में होता है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन डिपेंड्स ऑन ट्रेड विंड्स। चक्रवात की दिशा का निर्धारण व्यापारिक हवाओं के द्वारा होता है, ये भी एक पॉइंट मेंशन कर देंगे। चक्रवात की दिशा का निर्धारण व्यापारिक हवाओं के द्वारा होता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट सभी को? सब मोह माया है रे राहुल। हाँ, अब जैसे मैं फैक्ट बताऊं, अभी जो यूपीएससी का एग्जाम भी हुआ, कई बच्चे का उसमें हो भी रहा है, कई का नहीं भी हो रहा है। अब जिनके नहीं हो रहे हैं उनके नहीं होने के पीछे कारण है, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं, पढ़ा है, मगर कई बार चीजें मानते नहीं, ये बात नहीं मानते हैं। ये इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है यूं ही थोड़ी ना है। ठीक, सो आपको चीजों को समझना होगा। आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, प्रकृति भी कितने मिस्टेक का मौका देगी आपको।
हाँ, तो ये एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को शुरुआत में पता ही नहीं होता कि उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इन चीज़ों को लेकर कई बार 1 से 2 साल, 2 साल से 4 साल लग जाते हैं, कोई बात नहीं है। इसको पहले तो आप लिखिए तेजी से, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। अभी मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि कैसे चक्रवात केबल और केबल, अगर हम लोग देखें कि आपको आपने अगर पढ़ा होगा इस संदर्भ में कि चक्रवात जो होते हैं, अगर आप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की हम लोग चर्चा करें, किन भागों में चक्रवात देखने को मिलेंगे। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो उसमें चक्रवात किन भागों में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये भी चीजें हम लोग अभी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। बट बिफोर टू गो फॉर दैट, हमें एक पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट करके रख लेना है कि चक्रवात के निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं हमने जो अभी दिखाया वो कौन कौन से, अगर आप चाहे तो आवश्यक दशाओं को भी एक साथ लिखकर यहाँ पर रख सकते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। जैसे 37 ये प्रॉपर यूपीएससी के लिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर लिखवा देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आपको लिख के रखना है, फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। रिक्वायरमेंट्स कर लीजिए, रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हो सकती है, उसी को आपको यहां पर लिख के रखना है। सबसे पहले आपने जो सरफेस दिखाया वो वार्म सरफेस टेम्परेचर है, ये आप लिख के रखिएगा। वार्म सरफेस टेम्परेचर कितना, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा कितने डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देन उस भाग विशेष में एटमॉस्फेरिक इनएस्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके लिए बन सकता है, एटमॉस्फेरिक इनएस्टेबिलिटी। इनएस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यह कोई क्षेत्र है, अब एक स्थान पर अगर हवा नीचे की ओर आ रही है तो ये स्टेबिलिटी बन गया यहां पर, और यही चीज अगर तेजी से ऊपर की ओर उठ रही है तो ये इनस्टेबिलिटी हो जाती है। सो वायुमंडलीय अस्थिरता और गर्म महासागरीय धरातल, वार्म सरफेस और वार्म ओशियन सरफेस कर दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वार्म ओशियन सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय अस्थिरता आप यहां पर दिखा देंगे। देन हाई ह्यूमिडिटी, इस भाग में ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। ये सब इस पार्टिकुलर साइक्लोन के फॉर्मेशन की दशाएं हैं। ठीक, देन जब हमने अभी कोरियालिस फोर्स की चर्चा किया था, एनफ कोरियालिस फोर्स, पर्याप्त कोरियालिस बल होना चाहिए टू डेवलप अ लो प्रेशर सेंटर। बेसिकली एनफ कोरियालिस फोर्स टू डेवलप अ लो प्रेशर सेंटर। सेंटर में लो प्रेशर ही बना रहेगा और कुछ बनेगा नहीं यहां पर। ठीक, देन इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये फिगर आपने बनाया ही है, इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। जो अपर ट्रोपोस्फेयर में आप देखेंगे, जैसे कई बार आप देखते हैं कि जेट स्ट्रीम है और समथिंग, देखिए जैसे ये अगर दशा दिखा रहे हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर में ये अपर ट्रोपोस्फेयर हम लोग दिखा रहे हैं, ऊपरी क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, ऊपरी क्षोभ मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर पॉइंट क्या है, लो वर्टिकल विंड शेयर। विंड शेयर किसी को समझ में आता है, इसका हिंदी होता है वायु कर्तन। वायु कर्तन, कम ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन। वायु कर्तन अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बेसिकली ये जेट स्ट्रीम में हम लोग कंसेप्ट लेकर आते हैं। देखिए होता है क्या है ना, देखिए मैं समझाता हूं कि जैसे कि ये निचले भाग है, निचली भाग में तो हवाएं ऐसे प्रवाहित होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
लेकिन जो जेट स्ट्रीम वगैरह जो ऊपरी भाग में जो होती है वो इस प्रकार से चलती है, ऐसे। ये हम लोग कहते हैं ऊपर गया नीचे आया तो वायु कर्तन हो रहा है, विंड शियर। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं विंड शियर, वायु कर्तन। वायु नीचे की ओर आई फिर ऊपर की ओर जा रही, तो वायु कर्तन हो रहा है। अगर इसमें कोई जेट प्लेन भी फंसता है तो वो भी टर्बुलेंस उसमें शुरू हो जाती है, दिक्कतें शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये वायु कर्तन जो होना चाहिए कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी दशा हो गई नीचे की ओर उतर रहा है तो फिर यहां पर चक्रवात का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब सोचिए ऊपर से नीचे से तो हवा ऊपर उठ रही है और ऊपरी भाग में अगर हाई प्रेशर बन जाए, जनरली यहां पे आगे जाएंगे तो लो प्रेशर बनेगा, यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक। जब हाई प्रेशर बन जाएगा तो इस भाग में चक्रवात का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ इस भाग में चक्रवात का निर्माण हो सकता है। तो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण की दशा को भी यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी लोगों को? ठीक है। अब जो हम लोग आ रहे हैं, आपको एक पॉइंट यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जिस पर हम लोग ने चर्चा किया था, होता क्या है, अब मैं आपको कुछ लेवल ऊपर का पॉइंट दिखा रहा हूं। अब देखते हैं, देखिए ये रीजन है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा जलीय भाग आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ ये कंसेप्ट अभी तक आपने अगर जाना नहीं है तो जानकारी बनाइए। अब होता क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में हवाएं, अगर ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है तो ये नॉर्थ ईस्टर्लीज है, हवा ऐसे चल रही है। यह भाग जब गर्म होगा तो इस भाग की गर्म जल को भी बहाकर किस भाग में ले जाया जाएगा? इस भाग में। इधर का जल, गर्म जलधारा हम लोग अगर देखें, ये आगे से गर्म जल जो है ये इस भाग में जमा हो गया, तो यहां पर सरफेस जो हम लोग देखते हैं, धरातल जो है, सागरीय धरातल ऊंचा हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं फिर से सुनिएगा। यह एक महासागरीय क्षेत्र है, इस भाग से ट्रेड विंड्स चल रही है, ठीक। इस भाग से ट्रेड विंड्स चल रही है, व्यापारिक पवन चल रही है। तो व्यापारिक पवन के घर्षण होने से इस भाग का जल आगे की ओर मूव करेगा कि नहीं करेगा। और ये ऊपर का भाग का जल जो है ये गर्म है, और यहां पर बहुत ही अधिक गर्म महासागरीय धरातल हो गया, और इसकी गहरा ऊंचाई, जो सागरीय धरातल की ऊंचाई है, ये भी बढ़ गई। गर्म महासागरीय धरातल हो गया। अब यहां पर जब तापमान अधिक है, जल अधिक हो गया, तो वेपोराइजेशन भी अधिक होगा, मॉइस्चर भी इस भाग में क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओशियन के किन भागों में, ईस्ट में या वेस्ट में साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जरा तेजी से बताइए इस चीज को, ठीक। कि वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म मोस्टली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशियन इन अ ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान रखिएगा कि कभी भी चक्रवात वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों फॉर्म करते हैं। ये वेस्टर्न मार्जिन हो गया ना, सो किसी भी महासागर के पश्चिमी किनारे पर ही चक्रवात का निर्माण होता है। मोस्टली हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और वो इसलिए होता है कि इस भाग में गर्म जल की मात्रा अधिक हो जाती है, मॉइस्चर अधिक हो जाता है। यहां पर देखिएगा, ये जब गर्म जल आगे की ओर बढ़ जाता है तो नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आता है। प्रक्रिया आप जान चुके हैं, बता चुका हूं मैं, अपवेलिंग बताया हुआ है, उत्स्रवण की क्रिया। जब नीचे से जल ऊपर आ जाएगा तो इस भाग में कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा। अब कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा तो कभी भी चक्रवात का निर्माण होगा क्या? नो। महासागरों के पूर्वी किनारों पर चक्रवात का निर्माण नहीं होता है, पश्चिमी किनारों पर होता है। और बे ऑफ बंगाल में आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर में आप इसको देख सकते हैं, प्रशांत महासागर में आप इसको देख सकते हैं, बट एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जरा सा एक बार आप कमेंट करेंगे।
ठीक। आदर्श आईटी सीजेट को हम लोग अलग से करेंगे ब्रो, बिल्कुल। फिलहाल अभी मैं आपको एक कंसेप्ट दिखा रहा हूं कि क्यों महाद्वीपों के, अच्छा क्वेश्चन घुमा दूं मैं, अगर अभी पूछा कि महासागरों के पूरब और पश्चिम में कहां पर होगा, तो महासागर के पश्चिम तो महाद्वीप के पूरब। अब ये महाद्वीप है, यही तो कॉन्टिनेंट है, ठीक, तब तो इससे लगा हुआ महासागर। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में और महासागरों के पश्चिमी भागों में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसके पीछे एक कारण है, व्यापारिक पवन के द्वारा इस भाग के जल को बहाकर पश्चिमी भाग में ले जाएगा। यहां पर गर्म जल ज्यादा इकट्ठा हो गया, सरफेस ऊंचा हो गया, सी लेवल ऊंचा हो गया, वेपराइजेशन ज्यादा होगा, मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी, कांस्टेंट दशा बनी रहेगी, डिप्रेशन बनेगा और फिर यहां पर साइक्लोन का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जो मॉइस्चर, जो कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर होंगे, दैट विल आल्सो रिलीज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो वो सारा चीज आप यहां पर देख पाते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी लोगों का? आगे चलते हैं। एक पॉइंट में इसमें और आपको दिखाता हूं। अच्छा, मैंने जो कंसेप्ट जो बताया, एक दो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। महाद्वीपों के ट्रॉपिकल एरियाज में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधारा होती है, कोल्ड करंट होता है, ठीक है, कोल्ड करंट होता है, क्योंकि नीचे से जल ऊपर की ओर जा रहा होता है। और ऐसी दशा में यहां पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। आप देखिए हवा भी चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मैं आपको ट्रेड विंड्स में करवा चुका हूं, अगर देखे नहीं है तो आप विंड्स के टॉपिक में इसको कवर कर सकते हैं, पूरा अच्छा से आपको करवाया हुआ है। अब मैंने एक कंसेप्ट, अगर मैं प्रॉपर और थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर जाऊं, अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, जो यूपीएससी में आता है बेसिकली, देयर इज एन एक्सेप्शनल फीचर ऑल्सो लाइक एट द टाइम ऑफ ऑकरिंग ऑफ अल नीनो। अल नीनो की जो जलधारा होती है वो एक्सेप्शनल होती है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में फॉर्म कर जाती है। जहां पर पेरू हम्बोल्ट की धारा होती है, वहीं पर अल नीनो की जलधारा क्रिएट हो जाती है। और जिस समय अल नीनो की जलधारा बनती है, प्रशांत महासागर के पूर्वी मार्जिन पर वर्षा होती है। कैरिबियन सी में वर्षा वो तो अलग हो ही रही है, पूर्वी मार्जिन पर भी वर्षा हो जाती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो वो एक्सेप्शनल है। तो वो सब बेसिकली अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल वगैरह लेंगे तो उसमें अच्छा खासा टॉपिक वहां से आता रहता है। यहां पर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा कि चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है, ये सब कंसेप्ट है। मैंने पहले बोला कि आज कुछ कंसेप्ट मैं एक्स्ट्रा आपको कराने वाला हूं जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। आप में से कौन बताएगा कि चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है, ये जैसे समर आ रहा है तो समर के आने पर होती है, या फिर लेट समर में होती है, अर्ली समर में होती है, कब होगी? आप सब लोग जानते हैं कि चक्रवात जो फॉर्म कर रहा है वो महासागरीय भाग में कर रहा है। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको कंसेप्ट और दे रहा हूं। अगर आप में से कोई भी सीडीएस, सीएपीएफ, मोस्टली सीएपीएफ में जाएगा तभी ये क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर भी मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, ताकि मेरी कोशिश है कि इस बार आप सब लोगों को कुछ विशेष मैं दे सकूं, ठीक है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दूं कि चक्रवात की उत्पत्ति जून जुलाई में अधिक हो रही है या अगस्त सितंबर में अधिक हो रही, जरा इस पर चर्चा कीजिए तेजी से, जरा सा, हाँ जरा तेजी से इस पर बताइए कि कब हो सकती है, जून जुलाई में या अगस्त सितंबर में? एनी आइडिया? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। शशि फिलहाल तो ज्योग्राफी ही चल रहा है आजकल। मैंने अब कहाँ मैं पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ाता हूं भाई ठीक, देखिए मैं जो कंसेप्ट देने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितनी भी चीजें अभी जो लास्ट में 10-15 मिनट से समझा रहा हूं, दैट विल बी ओनली यूजफुल फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। अभी आप देखिए यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, इन्हीं की पढ़ाई करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, जिसके कंटेंट और मैं आपको कंसेप्ट यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। अभी आपकी गलती होगी कि आप इसको पढ़े या ना पढ़े, या आज पढ़ो या एक साल बाद पढ़ो।
पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो बिना पढ़े आज तक इतिहास में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज पढ़ लो या 2 साल बाद पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इट्स ऑल अप टू यू। आज अगर आप घूम फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो बहुत ही लिमिटेड मस्ती कर सकते हो, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो गया उसके बाद अनलिमिटेड होगा। हाँ, सो ध्यान रखिएगा। देखिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर की हम लोग बात करें, कंसेप्ट लगाना था बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है जो आप नहीं बना पाएंगे? देखिए, होता क्या है, आपको मैंने बताया कि ये ओशियनिक सरफेस है। जो ओशियन का भाग है, ओशियन हो या सी हो, तो अब ध्यान दीजिए कि सागरीय भाग तेजी से गर्म होता है या लैंड एरिया जल्दी से गर्म होता है। आप सबकी जानकारी में है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है अधिक होती है। ऐसी स्थिति में वाटर वाला भाग जो होगा ये धीरे धीरे गर्म होगा। जब धीरे धीरे गर्म होगा तो जून जुलाई में जो ये भाग बहुत तेजी से हीटेड हो चुका है उसकी तुलना में ये भाग कम गर्म है। और जैसे ही हम लोग देखिए कि सितंबर आता आता समय होगा और टर्मिनल इक्विनॉक्स का समय आ जाएगा। इक्विनॉक्स आप सब लोग को कराया हुआ है। इक्विनॉक्स आगे भी मैं कराऊंगा। जो शरद विषुव का नाम सुने, शरद विषुव, अगर किसी ने सुना है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो शरद विषुव 23 सितंबर, अगर किसी को ध्यान में आ रहा हो। लेवल थोड़ा सा ऊपर कीजिए, कोरिलेट कीजिए चीजों को, ठीक, क्योंकि जब लेवल होते हैं पढ़ाए जाते हैं तो लेवल को थोड़ा लेवल के साथ ही आप समझ सकते हैं। तो शरद विषुव 23 सितंबर होता है ना, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इस समय सूरज की किरणें 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर लंबवत होती है। तो सूरज मतलब सूरज की किरणें सीधी आगे गई और फिर सीधी लौट के आई। तो पहले तेजी से लैंड एरिया गर्म होगा, उसके बाद ओशियन का भाग गर्म होता है। तो ओशियन का भाग का टेम्परेचर जो हाई होता है वो होता है आपको अगस्त और सितंबर में। इसलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको अगस्त सितंबर में देखने को मिलती है। कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त सितंबर में ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इस समय में ज्यादा मात्रा में हैपनिंग आपको चक्रवात देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर है पॉइंट? क्यों? क्योंकि कंटिनेंट्स तो जून जुलाई में ही मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन ओशियन के भाग का अगस्त सितंबर में जाकर अधिक तापमान हो पाता है। और रिलेटिवली भी देखें तो यहां का तापमान थोड़ा सा कम होने लगेगा और यहां का तापमान सस्टेन करके रखेगा। सो दैट्स द पॉइंट अबाउट कि कब ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम जो हम लोग चर्चा करें कि जो चक्रवात की अगर हम लोग चर्चा करें तो मोस्टली 60 से 65% चक्रवात कर सकते हैं। 65% चक्रवात अकर्स बिटवीन 10 to 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के मध्य में विश्व के 65% चक्रवात का निर्माण होता है। क्लियर है? ये भी पॉइंट को आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक, कोरियालिस फोर्स इक्वेटर लाइन पर 0 होता है, इसलिए ITCZ के क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है पॉइंट? आइए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं, देखते हैं आई ऑफ साइक्लोन को, और फिर मैं कुछ चीजें आपको और भी दिखाता हूं विद इमेज। अब देखेंगे वो पॉइंट जिससे अभी इस बार UPSC IAS का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। आई ऑफ साइक्लोन की चर्चा भी थी उसमें। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, इधर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यह एक प्रकार से इस भाग में आई ऑफ साइक्लोन होता है और ये ऐसी इसकी गति होती है। मान लीजिए कि ये इसका डायरेक्शन है, चक्रवात का डायरेक्शन। ओके, चक्रवात का डायरेक्शन आपको मैंने बताया कि पैराबोलिक पाथ में होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियालिस फोर्स। बिकॉज ऑफ द कोरियालिस फोर्स
अब पॉइंट देखते हैं कि इस भाग में आई ऑफ साइक्लोन आपको मैंने दिखाया है, आई ऑफ साइक्लोन। चक्रवात के हर सेल में वर्षा होती है, चक्रवात के हर सेल में, हर बैंड में वर्षा होती है, एक्सेप्ट आई ऑफ साइक्लोन। इसी को मैं अभी एक फिगर में यहां पर दिखाऊंगा, छोटा सा फिगर, तब तक इसको बनाइए कि चक्रवात, एक पॉइंट लिख के रखना है, चक्रवात की आंख के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। रेनफॉल कैनॉट अकर्स इन द जोन ऑफ आई ऑफ साइक्लोन। चक्रवात की आंख के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, कंसेप्ट दिखाऊंगा, पे लिख लीजिए। रेनफॉल कैनॉट अकर्स इन द जोन ऑफ आई ऑफ साइक्लोन, बट इन एवरी सेल और अ बैंड्स रिसीव्स अ रेनफॉल। चक्रवात के हर सेल में, हर बैंड में वर्षा होती है, पर चक्रवात की आंख के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। यह है आपका सेंटेंस। रेनफॉल अकर्स इन एवरी सेल और बैंड्स ऑफ द साइक्लोन, बट इट कैनॉट अकर्स इन द आई ऑफ साइक्लोन। चक्रवात की आंख के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जबकि चक्रवात के हर सेल, हर बैंड्स में वर्षा होती है। इसी को मैं आपको अलग से दिखाता हूं। इस भाग में देखिए, ये मैंने कुछ अलग अलग सेल और बैंड्स यहां पर आपको दिखाए हैं। ठीक, ये जो बैंड आप देख रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि ये चक्रवात की डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी यहां पर दिखाया गया हुआ है। चक्रवात जब आता है तो पहले हल्की वर्षा होती है, पहले आप देखिए इस भाग में हल्की वर्षा होगी, फिर इसके बाद थोड़ी तेज वर्षा होगी क्योंकि बादल की ऊंचाई बढ़ रही है। यहां पर अभी मैं एक फिगर भी दिखाऊंगा, सीरस स्टेटस, स्टेटस निम्बो स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस प्रकार के बादल होंगे। ठीक है, यहां पर ऊंचाई बढ़ गई है और यहां पर लो रेनफॉल, इस भाग में हाई रेनफॉल। मैं अगर चाहूं तो यहां पर लिख देता हूं, देखिए इन भागों में आप दिखाएंगे लो रेनफॉल, यहां पर हाई रेनफॉल, और इस भाग में हेवी रेनफॉल। ठीक है, यहां पर फिर आप दिखा रहे हैं हेवी रेनफॉल, हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए कि हवा ऊपर की ओर उठती है इस प्रकार से, यहां भी काफी ऊंचाई तक हवा ऊपर की ओर उठी है, इस भाग में भी काफी ऊंचाई तक हवा ऊपर की ओर उठी है, और ये दोनों भागों के बीच में ये जो हवा ऊपर उठती है तो ये कोल्ड हो जाती है, दोनों तरफ कोल्ड एयर काफी अधिक हो गई। ये क्यूमुलोनिम्बस प्रकार का बादल यहां पर है, ये जो बादल है ये है क्यूमुलोनिम्बस। एक बार फिर से भी समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूं। सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस, कपासी वर्षाकारी मेघ हम लोग कहते हैं। तो जब ज्यादा ऊंचाई पर ये हवा ऊपर उठेगी तो कोल्ड हो जाएगी, वायु क्या हो गई, ठंडी, और ठंडी होकर वायु इन दोनों के मध्य में नीचे की ओर उतरती है। अब देखिए ये वायु नीचे की ओर उतर रही है, ध्यान दीजिएगा, ये वायु नीचे की ओर उतर रही है। तो जो निचला भाग आप दिखाते हैं, जब वायु हवा नीचे की ओर आएगी तो इस भाग में हाई प्रेशर का जोन बनेगा। टेम्परेचर की हम लोग बात करें, वार्मर 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन सराउंडिंग रीजन, देन सराउंडिंग रीजन। यही है यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, यही यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया
कि ये जो हवा नीचे की ओर आएगी तो ये हवा गर्म होते हुए आती है और आसपास के क्षेत्रों से यह 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है इस हवा का बढ़ जाता है और ये जोन कौन सा बन गया, हाई प्रेशर का जोन बना है और यही जोन आपका कहलाता है आई ऑफ साइक्लोन। यही क्या है, आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख हम लोग इसको कहते हैं। और ये जो रेड कलर से आपने दिखाया है दिस वन इज आई वॉल, ये कहलाता है चक्रवात की आंख की दीवाल। ठीक है, ये फिगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, क्लियर है पॉइंट यहां तक। चक्रवात की आंख की दीवाल हम लोग पॉइंट आउट दिखा रहे, थोड़ा सा कंसेप्ट है, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा। ऐसा क्या नहीं है जो आप नहीं बना सकते, इससे पहले भी जो मैंने बनाया था उसके आधार पे भी आप बना सकते हैं। क्योंकि ये जो वायु ऊपर की ओर उठती है बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठंडी वायु दोनों एरिया के मध्य में नीचे की ओर आएगी और जब हवा नीचे की ओर आती है वो गर्म होते जाती है, हाई प्रेशर बनता है। ठीक, अब देखिए हाई प्रेशर के जोन में, आई ऑफ साइक्लोन के जोन में वर्षा होती है क्या, नो रेनफॉल, इस भाग में वर्षा नहीं होगी। वर्षा होने के लिए वायु का एसेंट होना जरूरी है, ना कि डिसेंट। यहां तक क्लियर है सभी को? अरे हाँ कि ना? ज्ञान, शशि, आयुषी, आदर्श, राहुल, प्रभात, रवि, इतने सारे बच्चे हैं। ये जो मैंने बताया कि चक्रवात की आंख के क्षेत्र में वर्षा क्यों नहीं होती है, क्या रीजन है, कैसी कंडीशन है, वो सारा पॉइंट आप यहां से देखें और इसी कंसेप्ट से ही आप यूपीएससी के क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यही अंतर होता है यूपीएससी और एसएससी और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संदर्भ में। क्लियर है यहां तक? आगे की ओर चला जाए। आइए ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर आपको एक चीज बताना भी चाहूं, मैं फिगर भी दिखाता हूं। सर्वाधिक डेंस जो क्लाउड होंगे, देखिए अब लेवल में आपको एक लेवल और ऊपर ले जाओ तो सर्वाधिक डेंस जो क्लाउड होंगे वो कहां पर होंगे, इसी भाग में होंगे। जब सर्वाधिक डेंस क्लाउड होंगे तो कैसी स्थिति होगी, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा क्योंकि सूरज की किरणें आप तक पहुंच नहीं सकती। अब देखिए कितना डेंस वाला क्लाउड है, फिगर से ही सब कुछ आंसर निकलता है, जो बना दिया वो ध्यान रखिएगा। तो आपको थिकनेस ऑफ क्लाउड भी अगर पूछा जाए तो सेंटर वाले भागों में अधिक है और उसके चारों ओर वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका एक फिगर भी मैं आपको दिखाता हूं, फिर आगे आपको लेकर चलेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पर। तो सबसे पहले यहां पर कुछ फिगर मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखते चलिए तेजी से। पहला फिगर आपके स्क्रीन पर ये है, देखिए इस प्रकार से स्पाइरल बैंड में आपको चक्रवात देखने को मिलता है, ये आप जानते हैं स्पाइरल बैंड इसी प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने में है, ये देखिए सरफेस है, सी सरफेस, यहां पर हवा जा रही है, फ्रिक्शन होगा, वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशियन, देख रहे हैं आपके सामने में। वाटर वेपर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, जलवाष्प ऊपर की ओर वायुमंडल में जा रहा है। एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, संघनन की क्रिया होगी। वही चीज है कि जो जलवाष्प है वो धूल कणों के ऊपर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर में संघनन की प्रक्रिया होगी। देन आप देख रहे हैं कि कंडेंसेशन रिलीजेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर। अब जैसे ही संघनन की प्रक्रिया होगी सो एयर वहां पर और अधिक हल्की हो जाएगी क्योंकि अधिक मात्रा में हीट वहां पर फॉर्म कर गया हुआ है और इससे हवा और ऊपर उठेगी। पांचवा नंबर, द वार्म्ड एयर कंटिन्यूज टू राइज विद मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशियन टेकिंग इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड्स। ये आपने एक पॉइंट यहां पर देखा कैसे हवा ऊपर की ओर उठती है। देन आप देखिए इस वाले भाग में यही चीज अभी समझा रहा था कि हॉट एयर राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स और बीच में कोल्ड एयर डिसेंट्स आपको दिखाया गया है। आई यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए वार्म ओशियन का सरफेस दिखाया गया हुआ है। बाहरी क्षेत्रों में हवा की गति होती है कम, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मान लीजिए, तो जैसे जैसे आप सेंटर वाले भाग की ओर जाएंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी है और ये बढ़ता बढ़ता 160, 170, 180, 220, 230, 240 तक हो जाता है। फिर आई का सीजन आएगा
और फिर आई के सीजन में हवा नीचे की ओर आ रही होती है एयर, और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, स्टेबिलिटी की स्थिति होती है। उसके बाद अगेन हेवी रेन होगा और फिर रेन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। इसी को मैं आपको एक और फिगर के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वार्म एयर फ्लो, कूल एयर फ्लो, दोनों के कंसेप्ट यहाँ पर आपके सामने में है। बीच में आई, कई बादल, कई प्रकार के बादल चक्रवात में आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, सीरोस्ट्रेटस, सीरस, निम्बोस्ट्रेटस। तो ये जो तीन बादल आपके सामने हैं, क्यूमुलस जो सबसे पहले बना है, निम्बोस्ट्रेटस उसके बाद, और सबसे लास्ट में क्यूमुलोनिम्बस। तो क्यूमुलस बादल से हल्की वर्षा होगी, निम्बोस्ट्रेटस से उससे तेज वर्षा होगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से सर्वाधिक तेज वर्षा होती है, फिर वर्षा रुक जाती है, फिर क्यूमुलोनिम्बस बादल होगा, फिर सर्वाधिक तेज वर्षा होगी, फिर अधिक वर्षा होगी, फिर कम वर्षा होगी, और इस प्रकार से साइक्लोन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, साइक्लोन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट यहां तक सभी लोगों का। अब जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, यह स्क्रीन पर आपके सामने में अब दिख रहा है कि द सीजन्स एंड पाथवेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, द टाइफून्स एंड द हरिकेन्स। ये वर्ल्ड लेवल पर है कि किन किन भागों में वर्ल्ड लेवल पर कैसे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिल रहा है। देखिए आप पैसिफिक ओशियन में भी देख रहे हैं, अटलांटिक ओशियन में हरिकेन वाला क्षेत्र जो कैरिबियन सी का है उस तरफ भी देख रहे हैं। देन आप इंडियन ओशियन में देखिए, बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है, और निचले भाग केरला वाले भाग में थोड़ा सा आप लक्षद्वीप की तरफ देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया प्रभावित है, पूरा फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान की आपको तट की दक्षिण पूर्वी भागों में आप देख लीजिए, पूरा दक्षिणी चीन सागर, उत्तरी चीन सागर, ये सब पूरा का पूरा एरिया प्रभावित होता है। तो ये एरिया मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, अभी नेम के साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी में एक फिगर में और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें कि इंडिया साइक्लोन कॉरिडोर, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत का जो कोस्टल लाइन है 7516.6 किलोमीटर का, अराउंड 76% एरिया जो है वो आपको प्रभावित होता है साइक्लोन एंड सुनामी से। मोस्टली ईस्टर्न कोस्टल रीजन आप देख पा रहे होंगे। मोस्टली निचले भागों में पूरा केरला, तमिलनाडु का पूरा भाग आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, गुजरात में कुछ भाग आपको, और महाराष्ट्र का मुंबई वाला जो ऊपरी भाग, निसर्ग जो आया था, ध्यान में है, मुंबई में निसर्ग, ठीक है, तो वो आप वहां पर देख पाए थे। तो ये एरियाज है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि भारत में कहां कहां पर साइक्लोन की स्थिति हो जाती है। तो भारत में कच्छ वाला रीजन, काठियावाड़ वाला रीजन, गुजरात में भुज की, और ये आपको गल्फ ऑफ खंबात वाले रीजन में आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, और बाकी पूरे के पूरे पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग आएंगे, तो अब पहले मैं चीज़ों को एक बार और समझा देता हूं, फिर आपको आगे की ओर हम लोग लेकर चलते हैं। आइए, सो ये हमने अभी आपको इमेज के साथ में दिखाया। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक, इमेज के साथ में अभी आपने यहां पर देखा। अब मैं जैसे अभी आपको मैं समझा रहा था, सेम चीज था, आप सब लोगों ने अभी स्क्रीन पर देखा होगा, आपके लिए ही इमेज मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और वो आप देखिए जरा सा, जैसे कि यहाँ पर हल्की वर्षा होगी, क्यूमुलस बादल है, फिर स्टेटस निम्बस बादल है, निम्बो स्टेटस, तेज वर्षा होगी, बारिश बहुत तेज होगी क्योंकि क्यूमुलो निम्बस बादल है, फिर बादल रुक जाए, बादल हट गए थोड़ी देर के लिए, जब चक्रवात की आंख का मौसम आता है वर्षा रुक जाती है। ठीक है, मौसम थोड़ा सा सही हो जाता है, फिर से बहुत तेज बारिश होती है, फिर उससे कम होते चक्रवात गुजर जाता है। ये है टेक्निक सारे चीजों को जानने का। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेम की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको बताता हूं। आपने नाम सुना कि चक्रवात जो है वो चक्रवात किन स्थानों पर चक्रवात नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। उम्मीद है कि आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, साइक्लोन का कोई भी क्वेश्चन आप जो बनाएंगे, चाहे वो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, बड़ा भी बच्चे आजकल बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस किए हुए, एक क्वेश्चन बाहर चला जाए पहले तो, ठीक है, बट आपको मेहनत करनी होगी।
नेम ऑफ साइक्लोन यहां पर देखिए। सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं साइक्लोन को। साइक्लोन किन भागों में हम लोग कहते हैं? ये है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में इधर की ओर आप प्लेसेस दिखा सकते हैं और ओशियन दिखा सकते हैं और इस तरफ में नेम है, ठीक है। साइक्लोन को साइक्लोन चक्रवात हिंद महासागर में कहते हैं। टाइफून कहां पर कहा जाता है? टाइफून, टाइफून कहते हैं इसको चाइना सी में। पूरे चाइना सी में इसको हम लोग टाइफून कहते हैं। इसी को हम लोग टाइफू भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट में लिखवा रहा हूं, टाइफू। टाइफू इसे कहा जाता है जापान में। देन देखिए बैगियो, कई लोगों ने नाम सुना है, नहीं सुना है तो जानकारी रखेंगे। बैगियो इसे कहा जाता है कहां पर? फिलीपाइंस में। बैगियो इसे कहते हैं फिलीपाइंस में। देन देखिए हरिकेन, हरिकेन इसको कहा जाता है जो बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको हम लोग देखते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, ठीक है। और देन आप देखिए अलग से चर्चा हम लोग करेंगे टॉर्नेडो, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए। पहले यहां तक आइए। टॉर्नेडो साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। अनुज ने लिखा सर फुल कोर्स कैसे ले? इसके लिए आप एक बार कस्टमर केयर नंबर पे अनुज कांटेक्ट कीजिएगा। और आज मेरी इकोनॉमी वाले सर के साथ भी एक मीटिंग है, तो मोस्ट वेली वो भी अवेलेबल हो रहे हैं। बेसिकली सारे लोग जो है सब यूपीएससी सेक्शन से ही, इकोनॉमी वाले सर है मेरे एनवायरमेंट इकोलॉजी के हैं। उन्होंने कभी एसएससी वगैरह पढ़ाया नहीं, तो जनरली वो उतना एसोसिएटेड होते नहीं, लेकिन फिर भी मेरे रिक्वेस्ट पे आएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो टीम एक अच्छी बनाया है पहले भी। जब भी जिस भी टीचर को मैं लाया हूँ, उम्मीद है कि आप सब लोग बड़ा पसंद करते हैं और मैसेज भी आते रहते हैं कि सर आप टीचर बड़े अच्छे लाते हैं। तो टीचर वही जुड़ते ही मेरे साथ जो मुझे जान रहे या फिर मुझे मानते हैं, तो एक लेवल के ही टीचर जुड़ेंगे जो भी जुड़ेंगे। सो आइए आगे चले। यहाँ तक क्लियर है सभी को? टाइड ऑन एब अभी नहीं हो पाएगा, अलग से कराऊंगा। किस बच्चे ने लिखा है भाई? ठीक है अविनाश, सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी ना होगा। जब ज़्यादा आप देखेंगे कि स्पीड बढ़ जाएगी, तो वही इन सब में ध्यान दीजिएगा। ज़रा मुझे लगता है कि मार्कर में इंक फिलअप करना होगा कि इन सब में जो मैक्सिमम, जो सर्वाधिक प्रभावकारी होगा, इन सब में ट्रॉपिकल साइक्लोन में, टॉर्नेडो को छोड़कर ध्यान दीजिएगा, टॉर्नेडो को छोड़कर वो कौन सा होगा इन सब में? जरा सा नाम बताइए तेजी से, नाम बताएंगे तेजी से कि इन सब में कौन सर्वाधिक खतरनाक होने वाला है? क्लियर है किसी को? हाँ, ये जो नाम मैंने जो दिए हैं, इन सारे नाम में कौन सर्वाधिक खतरनाक है? अभी टॉर्नेडो की चर्चा मत कीजिएगा, टॉर्नेडो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, टॉर्नेडो पे जाने वाले हैं। क्या लगता है, किसी को आइडिया है? अब्दुल ने लिखा रीजनिंग का बैच, रीजनिंग बैच बहुत जल्द आ रहा है। पहले आप 4-5 क्लास सर जो अपने साथ में जुड़े हैं, हरिकेन, अमन जायसवाल बिल्कुल सही जवाब है, और आप उनकी क्लास को एंजॉय कीजिए। प्रशांत सिसोदिया सर बहुत ही बेहतरीन टीचर है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बड़ा एंजॉय किए होंगे। कल रीजनिंग की क्लास डेली शाम को 8 बजे तय की जा चुकी है और आपके लिए डेली अवेलेबल हो जाएगी। मेरी क्लास ऑलमोस्ट रेगुलर चल ही रही है।
हरिकेन, बिल्कुल आप लिख के रखिएगा, सर्वाधिक खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है ये हरिकेन। इन सब में सर्वाधिक खतरनाक है। ठीक है, अब आगे आपको टॉर्नेडो की ओर ही लेकर चल रहा हूं। ठीक, आइए। सारा चीज आपको साइक्लोन में कराया है। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना लेंगे, चाहे उसके स्ट्रक्चर हो, फॉर्मेशन हो, नेम हो, कॉन्सेप्ट हो, साइक्लोजेनेसिस हो, सारा कुछ आपको करवा दिया हुआ है। देखिए, अब जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं वो है टॉर्नेडो। मैंने क्लासिफिकेशन किया था साइक्लोन का, जिसमें हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन और टॉर्नेडो इस तरह से लिखा था। ठीक है, मेंस में लिखने के लिए भी मिले मौका तो आप इस प्रकार से लिख के रख सकते हैं। और थोड़े वीडियोज को कभी कभी शेयर ओवर भी कर लिया कीजिए कि कुछ बच्चे को और जानकारी मिल सके। जनरली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि बच्चे कितने देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। इतने होते तो मैं कई ऐसे जगह से मुझे ऑफर थे, मैं वहाँ जाकर लाखों की भीड़ में पढ़ा रहा होता, मगर उनके साथ पढ़ाने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। जिनको पढ़ाने की सीखने की ज़रूरत है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पढ़ाना भी नहीं आता, जिनको नॉलेज नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। सही में वो ऐसा एकेडमी है जो बिल्कुल ख़त्म है। कुछ लोग बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बाकी लोग तो पता नहीं कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, इतने गलत सलत भी पढ़ा देते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करते चलिए। ऑफलाइन सेशन फिर स्टार्ट होने वाला है मुखर्जी नगर में। अगर आप लोग होंगे तो मौका बहुत जल्द आप सब लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ मेरी 2 जगह बातचीत और चल रही है, आगरा, 2 नहीं, तीसरी जगह भी होगी, आगरा, प्रयागराज और पटना। इन 3 जगहों पे मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। और बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी की ऑप्शनल एज वेल एज जीएस को लेकर फ्रेश बैच लॉन्च करने वाला हूँ फॉर द यूपीएससी। सो टॉर्नेडो देखते हैं, आइए। ये है लैंड एरिया और ये है ओशियन। टॉर्नेडो कैन ईदर ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड और ओशियन। टॉर्नेडो की अगर हम लोग बात करें, कुछ पॉइंट में आपको टॉर्नेडो के बारे में लिखाऊंगा, कैसे इसका फॉर्मेशन होता। टॉर्नेडो क्या इस प्रकार से फॉर्म करेगा, ये दोनों एरिया पर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर हम लोग इसे वाटर स्पाउट कह रहे हैं, कहने के लिए इसको भी लैंड स्पाउट भी हम लोग कह सकते हैं। ये है आपका टॉर्नेडो, इसे हम लोग लैंड स्पाउट भी हम लोग कह रहे हैं। स्पीड जो इसकी हो जाती है, आप सोचिए तो 300 किलोमीटर से लेकर अगर देखिए तो 450 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए है नहीं। 600 किलोमीटर तक भी हो सकती है इसकी स्पीड। पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, पर आवर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये फनल शेप में होता है। कैसी आकृति है इसकी, कीपाकार आकृति है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। पहला आप देखिए कि टॉर्नेडो कैन ओरिजिनेट ईदर ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ लैंड और ओशियन। चक्रवात की उत्पत्ति स्थल एवं महासागरीय धरातल दोनों पर होती है। ये टॉर्नेडो की उत्पत्ति स्थल एवं महासागर दोनों ही धरातल पर होती है। इस फिगर को बनाएंगे, इसका आकार कीपाकार है, फनल शेप है, स्पीड मैक्सिमम देखने को मिल रही है। टॉर्नेडो लैंड स्पाउट और यहाँ पर वाटर स्पाउट। फिगर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, पहले इसको बनाइए तेजी से, फिर आपको एक फिगर भी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ठीक है, अब जो पॉइंट हम लोग आएंगे कि इसकी उत्पत्ति होती कैसे, इसको भी हम लोग जानेंगे। पहले इसको तेजी से फिगर को बना लीजिए, फिर हम लोग इसके उत्पत्ति को देखते हैं। यही है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन। यहां पर ट्रॉपिकल भी नहीं, हम लोग सीधा लिख सकते हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन। सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात है, सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात है। देन
It is originated by the collision of warm and cold air masses. कंसेप्ट समझाता हूं, देखिए. It is originated by the collision of warm and cold air masses अगर हम लोग ये नॉर्थ अमेरिका की बात करें और ये आपका ये आपका यूएसए का पार्ट है, तो ये आप जो देखेंगे ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको. दिस वन इज, अगर हम लोग देखें तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको. और ये पूरा भाग जो होता है ये आपको प्रभावित होता है टॉर्नेडो से. ये जो पार्ट मैंने आपको दिखाया है ये भाग प्रभावित होता है टॉर्नेडो से, जिसमें आप देखिए अल्बर्टा, मनीटोबा, ये फ्लोरिडा, टेक्सास, ओक्लाहोमा, ये सब टॉर्नेडो से प्रभावित होते हैं. ये जलीय भाग गल्फ ऑफ मैक्सिको है. गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक. अब जो पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो मैंने जैसे बताया कि होता क्या है कि जब ITCZ नॉर्थवार्ड जाएगा, साउथवार्ड जाएगा, तो बाकी के प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट करते हैं. अब होता क्या है कि ये नॉर्दर्न, ये ट्रेड विंड्स है और वेस्टर्लीज है, ठीक है. अब देखिए ये जब नीचे चली गई तो निचले भाग की जो ब्लिजार्ड वाली जो वायु होती है वो नीचे की ओर आ जाती है, ठीक है. ये पोलर विंड्स जो होती है वो विंटर में नीचे की ओर चली आती, निचले भागों में और ज़्यादा नीचे की ओर चली आएगी. तो ये जो आप देखेंगे जो वेस्टर्लीज विंड्स जो होती है वो भी नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगी, ठीक. तो होने का क्या है इस भाग विशेष में कि जैसे ही हम लोग देखें कि यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड्स और पोलर विंड्स दोनों जब आपस में टकराती है, दो डिफरेंट एयर मासेज है, कोल्ड है एक वार्म है, उनके फॉर्मेशन से यहाँ पर टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है बेसिकली. और अगर यही चीज आपको अगर ओशियनिक भाग में फॉर्म कर जाए, महासागर या सागरीय भाग में फॉर्म कर जाए, तो इसी को हम लोग वाटर स्पाउट कहते हैं. ये थोड़ा सा पतला इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा. अब देखिए जैसे मैंने इसके डायरेक्शन ऐसे दिखाए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इस हिसाब से ऐसे डायरेक्शन दिखाया, ऐसे क्यों नहीं दिखाया, सीधा क्यों नहीं दिखाया? इट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स. कंसेप्ट की कोई सीमा नहीं है, ट्रेड विंड्स यहां पर है और ट्रेड विंड्स के कारण ये बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं हो पाती. हवा होती है इस भाग में, तो जब हवा तेज इस भाग में होगी तो कैसे ये सीधी रेखा में प्रवाहित हो सकती है. क्लियर है पॉइंट यहां पर. सो इट इज लीन इन द हाई. और दूसरी चीज कि जैसे जैसे आप ट्रेड विंड्स का प्रभाव इस पर देखेंगे तो लीन होता चला जाएगा, ये झुकता चला जाएगा बेसिकली, ठीक है. सो इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. टॉर्नेडो, मैं इसका एक फिगर आपको दिखाता हूं, आप सब लोगों के स्क्रीन पर देखकर भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने में वाटर स्पाउट को दिखाया हुआ है. दिस वन इज वाटर स्पाउट, क्लियर है. और ये आप देखेंगे दिस वन इज अ लैंड स्पाउट, अ हरिकेन. ये आपको टॉर्नेडो, ठीक है, ये टॉर्नेडो आपको देखने को मिलेगा. तो दोनों, एक लैंड एरिया पर है और एक जो है वो आपको ओशन और सी के भाग में है. नेक्स्ट जो एक यहां पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको देख लेते हैं. साइक्लोन को कैटेगराइज किया गया हुआ है यहां पर कैटेगरी वाइज. मिनिमल डैमेज होगा, हल्की हवा है, और फिर कैटेगरी 2 मॉडरेट डैमेज है, फिर 3 एक्सटेंसिव डैमेज है, एक्सट्रीम डैमेज और कैटास्ट्रॉफिक अगर हो गया तो फिर तो मकान सब उड़ा के ले जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. तो ये साइक्लोन की कैटेगरी भी आपको दिखाई गई हुई है, जो कि आप टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस के साथ यहां पर देख सकते हैं. आपने सुना होगा अम्फान, निसर्ग, ठीक है, फेनी, फोनी.
तो ये सब सुपर साइक्लोन में देखने को मिला था। फोनी जो था वो सुपर साइक्लोन था, उसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी, तो इसलिए उसको सुपर साइक्लोन में हम लोग रखे थे। तो इस तरह से लेवल होते हैं, इसको भी आपको राइट डाउन करके रख लेना है। सेम चीज लिखा हुआ है यही आपको लिखकर रख लेना है। 3 4 5 लेवल इसके आपके सामने में है। कैटास्ट्रॉफिक वाले में तो टोटल विनाशकारी स्थिति होगी, ठीक है। सो ये अलग अलग डिस्टर्बेंसेस के आधार पर कैटेगरी यहां पर दिया गया हुआ है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। सुपर साइक्लोन में ही नाम आ जाता है आपका ये जितने भी फोनी वगैरह जो आए थे उनके। मैं एक चीज यहां पर और आपको समझाता हूं। देखिए, आपने इंडियन ओशियन में अलग अलग जो नाम देखे हैं इंडियन ओशियन में, ठीक है, एक पॉइंट में आपको समझा देता हूं। इंडियन ओशियन में जो अलग अलग नाम आप देखते हैं कि कई बार इंडोनेशिया ने रखा है, श्रीलंका ने रखा है, पाकिस्तान ने रखा है, हम लोग रखते हैं, कभी नाम निसर्ग है, कभी अम्फन है, कभी फोनी है ना। ऐसा क्यों? तो ये जो इंडियन ओशियन वाले जितने भी देश है, अराउंड 13 देश आप देखने को मिलेगा। 13 देश अलग अलग इन्होंने नाम रखे हुए हैं। नाम पहले से तय होते हैं और चक्रवात की स्पीड पर वो नाम दे दिया जाता है। जैसे कि फोनी, अगर हम लोग बात करें, फेनी फोनी 8वें लेवल का था, सुपर साइक्लोन। पहले से तय होता है कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर अधिक हवा चलेगी तो उस चक्रवात का नाम हम लोग क्या देंगे? फोनी। नाम पड़ गया फोनी, जो कि बांग्लादेश ने दिया था। ऐसे नाम पड़ते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न देशों के द्वारा अलग अलग नामकरण किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो आपने हरिकेन का जैसे नाम सुना, हरिकेन के नाम आपको मिलेंगे क्या? कैटरीना। ये कैटरीना नहीं है, कैटरीना है, विल्मा, लीना। अब आप कहेंगे कि ये हरिकेन या फिर ऐसे चक्रवात के नाम महिलाओं के नाम पर ही क्यों हैं? हरिकेन खासकर कैटरीना, बिल्मा, लीना, ये सब हरिकेन जो है ये महिलाओं के नाम पर ही क्यों है? तो इसके पीछे भी एक रोचक फैक्ट्स है कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको मैंने दिखाए थे, यूएसए के जो नेवी स्टाफ जो उन भागों में पोस्टेड होते हैं, तो ये जो साइक्लोन जो हरिकेन के रूप में है, ये नाम उनकी गर्लफ्रेंड के नाम पर होते हैं, उनके वाइफ के नाम पर नहीं, गर्लफ्रेंड के नाम पर होते हैं। ये अपने देश में वाइफ की प्रथा है, यूएस वगैरह में गर्लफ्रेंड की प्रथा ज़्यादा चलती है। हम लोग के यहाँ तो एक बार शादी हो जाए तो 7 जन्मों के लिए बुकिंग हो जाती है। आपकी भाभी तो ऐसा ही बोलती है हमेशा, ठीक है। मेरा भी कहना होता है, देखो जो पिछले लोग, कई लोग जो चले गए कि बोल के कि अगला जन्म हमारा होगा, उसका क्या होगा? तो एक नया लॉजिक भी लगा, तो हो सकता है ये 7वां ही जन्म हो। खैर, जस्ट किडिंग। तो ये वहां पे क्या होता है कि जो उनके माना जाता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड आएगी पूरा तबाही लेकर आएगी, तो इसलिए नाम ही हरिकेन का पड़ता है उनकी गर्लफ्रेंड पर। ये आपको किसी किसी बुक्स में देखने को मिल जाएगा जब आप यूपीएससी लेवल के बुक्स को पढ़ेंगे तो, ठीक है। हैं बिम्मी, तूफान, देखो तूफान के नाम अमन में बताना चाहूं तो जब जिस साल में जो तूफान आता है उससे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। जैसे आप देखिए निसर्ग, मुंबई वाला निसर्ग आया था, अम्फन आया था, फोनी आया, ठीक है, हुदहुद, ठीक, ओके। किस किस कंट्री ने नाम दिए इसका मैं एक मैटर अलग से दे दूंगा, वो पूरे नाम ही याद कर सकते हैं आप, उसमें सारे देशों के लिस्ट है। मैं आज उसको इमेज नहीं निकाल पाया, वरना मुझको ही दिखाता अमन। बेसिकली उसमें आपके सीरीज वाई अपने देश के तूफान के नाम भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, ओमान के भी होंगे, सबके आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सबके, मालदीव, सबके दिए गए हुए होंगे, ठीक है। ऐप पर लाइव क्लास का लिंक नहीं आ रहा। बीमी जी, आपके इस दुविधा का निराकरण किया जाएगा बहुत ही जल्द। और मुझे लग रहा है कि ऐप पे मैंने लगा रखा था, ऑटोमेटिक क्लास चल नहीं रही और मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा भाई कि लगाया हुआ तो था शेड्यूल उसमें, बट चली क्यों नहीं। मेरे हिसाब से चलना चाहिए था। मैं भी एक बार चेक करवाता हूँ। जो नया वाला एप्लीकेशन, मुझे भी ज़्यादा जानकारी उसके बारे में है नहीं, ठीक। आइए, एक जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो एंटी साइक्लोन का पॉइंट रहेगा।
एंटी साइक्लोन का पॉइंट आपको यहाँ पर रहेगा। एक तो इशू क्या हो रही है कि कुछ जो क्लासेस, जैसे मैंने बोला कि यूट्यूब पर भी चला दे रहा हूँ, जो बच्चे देखना चाहे देख सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच इट ऑन यूट्यूब। सो बहुत ही जल्द अभिनव भाई का हमारे कहना है कि सर यू मस्ट टेक क्लासेज ओनली ऑन द एप्लीकेशन, सो यू शुड गिव सम डेमो ऑन यूट्यूब एंड दैट्स इट। सो लेट मी थिंक ओवर इट एंड कंसर्न ओवर इट। तो अदरवाइज मेरी नेक्स्ट और जो कुछ आगे की वीडियोज जो होंगी दैट विल बी रन ओनली ऑन द एप्लीकेशन, ठीक। सो आइए एक एंटी साइक्लोन में आपको यहां पर दिखा रहा हूं। एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात हिंदी रहेगा इसका यहां पर, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में क्या होता है जरा देखिए, ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, दिस वन इज 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हियर इट इज 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और फिर से हम लोग वही दिखा रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। इसमें क्या होता है कि सेंटर में होता है हाई प्रेशर और बाहर की ओर होता है लो प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, सेंटर में होगा हाई प्रेशर और बाहर की ओर होता है लो प्रेशर घटता हुआ, ठीक है। इसके डेफिनेशन को लिख लीजिए तेजी से एंटी साइक्लोन के बारे में। इट इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड्स, इट इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड्स which having high pressure at center, which having high pressure at center and decreasingly low pressure outwards, and decreasingly low pressure outwards. So winds blows from inner circle to outer area, so winds blows from inner circle to outer area. प्रति चक्रवात हवाओं की एक चक्रीय गति है, अपोजिट ऑफ ए साइक्लोन है, एक चक्रीय गति है जिसके केंद्र में उच्च दाब, जिसके केंद्र में उच्च दाब एवं बाहर की ओर घटता हुआ निम्न दाब होता है, एवं बाहर की ओर घटता हुआ निम्न दाब होता है, जिससे हवाएं आंतरिक क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे हवाएं आंतरिक क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट अपोजिट। ध्यान रखिएगा, मैं एक अभी आपको एक शो करूंगा अभी पिक्चर, वो भी आप लिख के रखना है। डायरेक्शन से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, मैं डायरेक्शन अभी आपको दोनों के लिखवाने वाला हूं। फिलहाल अभी आप देखिए, यहां पर हवा अंदर से बाहर की ओर चलेगी, तो कैसे चलेगी, इस प्रकार से। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इन नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड इन साउथ हेमिस्फेयर, यहां पर आपने दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जा रहा है क्लॉकवाइज। ये भी दिखाइए, ये तो ITCZ का जोन है, यहां पर तो कोई चक्रवात प्रति चक्रवात हो रहा है। एंटी साइक्लोन इज ऑलवेज बिहाइंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये लिख के भी रखना है, एंटी साइक्लोन इज ऑलवेज बिहाइंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। और यहां पर जब भी एंटी साइक्लोन की दशा बनती है सो हवा सिंक करती है, एयर नीचे की ओर बैठती है, सब्सिडाइज्ड होती है, डिसेंट होता है, हाई प्रेशर का जोन बनता है और ऐसी दशा में बारिश नहीं होती है। प्रति चक्रवात की दशा में मौसम स्थिर हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। प्रति चक्रवात सदैव उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पीछे पाए जाते हैं। इनके जो डायरेक्शन है वो आपके सामने में है, और ऐसे इसको ऐसे भी लिख कर रख लीजिएगा जहां से क्वेश्चन मोस्टली देखने को आपको मिलता है। ये इस प्रकार से भी लिख के रख लीजिएगा, ऐसे आपको देखने को ही मिलेगा। प्रेशर सिस्टम, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, प्रेशर आप यहाँ पे कंडीशन दिखाएंगे ऑफ द सेंटर एंड द पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन। इनसे भी क्वेश्चन आप कोई भी CGL एग्जाम या फिर देंगे, इसको आप लिख कर रख लेंगे
कि पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक, सारे पॉइंट्स आपके होने चाहिए। एंटी साइक्लोन में आपको वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हवा यहाँ पर सब्सिडाइज्ड होती है, डिसेंट होती है, हवा नीचे की उतरती है, मौसम स्टेबल हो जाता है। ये आपके पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट मैं आपको लिखवा ही दिया हूं, उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये एंटी साइक्लोन आपके सामने में। किसी को कोई भी डाउट हो इस साइक्लोन एंटी साइक्लोन के संदर्भ में, आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे कि अब इसमें कोई भी डाउट किसी को बच रहा है कि नहीं। एनटीपीसी रेलवे में कितने क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी के? जायसवाल भाई देखो, एनटीपीसी रेलवे का बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मुझे नहीं पता है, जो फैक्ट मुझे को पूछिए तो, लेकिन अगर 2 3 4 जो भी क्वेश्चन आए उम्मीद करेंगे कि आपसे बाहर न जाए। अगर आपने मेरे नोट्स, फैक्चुअल नोट्स सबको मिलाकर मैपिंग वाले कंटेंट, अगर किसी के पास भी मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या अभिनव सर से आप उस फोल्डर को ले सकते हैं। उसमें मैंने कई क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं। अगर आप एनटीपीसी में जैसे अगर अमन है तो आपके लिए अलग से वो एक 5000 क्वेश्चन का सेट भी होगा, और उसको मैं ऑलरेडी बहुत जल्द उन 5000 क्वेश्चन को लाइव लेके आने वाला हूँ। उन 5000 क्वेश्चन को बहुत ही जल्द आप लाइव देखेंगे, तो आप सब लोग एंजॉय भी कीजिएगा। मेरी बात हुई है, कोई डाउट नहीं है। राहुल का कहना है बहुत बढ़िया राहुल, उम्मीद है कि आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे आप यहाँ से बना पाएंगे। तो अगर ये एप्लीकेशन पे अभी क्लास अगर नहीं चल पाई तो मैं एक बार चेक करवा रहा हूँ और आप बिल्कुल वहाँ से देख पाएंगे। किसी बच्चे ने लिखा था मुझे विमी, ओके। तो ये जो क्लास है ये एग्जाम टाइम्स वाले एप्लीकेशन पे चल रही है, न्यू बैच में। ध्यान रखिएगा, ये सारी क्लासेस जो है ये न्यू बैच में चल रही है। ऑलरेडी मेरे 2 बैच यहाँ पर आपके सामने में होंगे। ज्योग्राफी स्पेशल का एक अलग है और एक जीएस स्पेशल है, जिसमें अभी मेरी क्लास चल रही है। बहुत ही जल्द इकोनॉमी और एसएल सर आ रहे हैं, हिस्ट्री के सर आ रहे हैं, साइंस की मैम आ रही है, तो वो लोग आपको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों ही बैच ज्योग्राफी स्पेशल केवल 399 रुपीज़ में दिया गया हुआ है आपको। 10 अक्टूबर तक यही फी रखा हुआ है हमने। जीएस स्पेशल ओनली 999 में है। तो कोई भी अगर लेना चाहे, अच्छा खासा मैटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद अपडेटेड रेगुलर कंटेंट के साथ में, विद पीडीएफ एंड कुछ अगर मेरे से जितने भी आप चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अदर नोट्स भी आपको चाहिए तो ये सब आप ही लोग के लिए है बेसिकली, तो आप मैसेज इन पर कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अदरवाइज गो टू माई फेसबुक आईडी अमन अर्जुन सिन्हा के नाम से है। एग्ज़ाम टाइम्स के नाम से अपना पेज है, एग्ज़ाम टाइम्स यूपीएससी के नाम से हमारा अलग पेज है, ग्रुप है। सो आप उस पर जाकर डिटेल्स देख सकते हैं और फोल्डर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है अमन, वहाँ से भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात मेरी होगी। और आज आप लोगों के साथ साइक्लोन का टॉपिक ख़त्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लेकर चलेंगे वो होगा प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स। चीज़ों को जानेंगे कि क्लाउड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेसिपिटेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द DALR एंड WALR। कैसे मौसम स्टेबल होता है, इनस्टेबल होता है, वो आप जानेंगे यहाँ पर। उसी के साथ में आपको कल की क्लास में मैं इनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ के कारण होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बताइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। राम सुंदर जी ने लिखा डिजिटल बोर्ड। भाई डिजिटल बोर्ड तो कभी लगाया ही था, लेकिन अब क्या कीजिएगा, वहाँ मैं हुई नहीं, तो अब यहाँ पे लगाने में जब कुछ पैसे आएंगे तब तो लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लाखों रुपए लगते हैं डिजिटल बोर्ड लगाने में। पढ़ाना बड़ा इजी होता है, मुझे भी अच्छा लगता था जब मैं पढ़ाता डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए डिजिटल बोर्ड खरीदा भी था पहले। लेकिन कोई बात नहीं है, जो पढ़ा रहे बड़ी अच्छी बात है, पढ़ाएं। आ जाएगा बहुत जल्द, आप लोग का सहयोग है ही, ऐसा क्या है, बिल्कुल होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।